हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के इस नेक्स्ट टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फोर्सेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि न्यूक्लियर फोर्सेस का ओरिजिन कहाँ से है, न्यूक्लियर फोर्सेस की हमें नीड क्यों पड़ी और ये टर्म कहाँ से आई है। तो चलिए देखते हैं। जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ तब रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रेजेंट किया जिसमें उसने बताया कि किसी भी एटम के अंदर एक उसका छोटी साइज का न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर उसका एटम का सारा पॉजिटिवली चार्ज जो मास है वो उसके अंदर सेंटर्ड होता है। यानी एक एटम के अंदर एक छोटा न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर इस जो एटम है उसका सारा जो मास है और उसका जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो उसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे मैंने ये न्यूक्लियस बताया, इसके अंदर किसी भी एटम, ये मान लो एटम है, एटम के अंदर इसके एक छोटा सा क्या है, न्यूक्लियस है, इसको मैंने बोला न्यूक्लियस। अब रदरफोर्ड ने क्या बोला, उस टाइम तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने बोला कि भाई एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, इस एटम का सारा जो मास प्रेजेंट है और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसमें क्या बोला इसको, प्रोटॉन्स, ठीक है। इस मॉडल को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि इस मॉडल को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया था। इस मॉडल को एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि रदरफोर्ड ने तो बोल दिया कि ठीक है, एक एटम जो है थोड़ा ये छोटा भी हो सकता है, एटम हैवी भी हो सकता है, इसके अंदर एक छोटी साइज का न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर खूब सारे प्रोटॉन्स होंगे। खूब सारे प्रोटॉन्स क्यों बोल रही हूँ मैं, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रोटॉन्स की संख्या जो है वो क्या है, बढ़ती जाएगी। तो यानी कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर खूब सारे प्रोटॉन्स होंगे। अब दिक्कत ये आ गई कि जब न्यूक्लियस इतना छोटा है साइज में एटम के मुकाबले, तो वो इतने सारे प्रोटॉन्स को अपने अंदर बांधे कैसे हुए हैं, ठीक है। वो मतलब इनको स्टेबिलिटी क्यों दे रहा है कि ये जो प्रोटॉन्स इतने सारे हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम्बियन फोर्स भी लग रहा है, तो ये आपस में ब्रेक हो जानी चाहिए ना, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाना चाहिए। क्योंकि जब हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम्बियन फोर्स लगता है तो जो सेम चार्ज पार्टिकल है उनके बीच में लगता है तो वो रिपेल करते हैं आपस में। तो यानी ये न्यूक्लियस से बाहर चले जाने चाहिए थे, ये इनकी जो स्टेबिलिटी है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी, वो ब्रेक हो जानी चाहिए थी। तो ये मॉडल इसलिए एक्सेप्ट नहीं हुआ था। तो फिर क्या आया, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। फिर एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि एक ऐसा चार्जलेस पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट है जो इसको स्टेबिलिटी दे रहा है, जो सिर्फ अट्रैक्शन शो कर रहा है। कि यानी जो एक न्यूट्रॉन ऐसा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है जो कि चार्जलेस है और जो इसको स्टेबिलिटी दे रहा है, जो सिर्फ अट्रैक्शन ही शो करता है। यानी न्यूक्लियस के अंदर ये जो न्यूट्रॉन का काम क्या है, ये इसको एक ग्लू की तरह स्ट्रोंगली इससे चिपका रहता है, ठीक है। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। अब उसके बाद एक मॉडल प्रेजेंट हुआ जिसमें ये बताया कि न्यूक्लियस के अंदर भैया प्रोटॉन ही प्रेजेंट नहीं है, न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, ठीक है। फिर बाद में ये समस्या आई कि यार जब न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, काफी सारे प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स की संख्या भी ज्यादा है, न्यूट्रॉन्स की संख्या भी ज्यादा होगी एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ। तो यानी तो प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में एक फिर से वही दिक्कत कि एक स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम्बियन फोर्स लगना चाहिए, रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए, और ऑब्वियसली लगेगा, सेम चार्ज पार्टिकल है तो रिपेल तो करेंगे आपस में। फिर से वही बात कि स्टेबिलिटी तो ब्रेक हो जानी चाहिए। तो भैया ऐसा क्या है जो इनको बांधे रखा है, ऐसी क्या चीज है दुनिया में जो अभी तक नोन नहीं है। तो इन दोनों के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स, इन दोनों के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स, आपस में दोनों की स्टेबिलिटी क्या है, ब्रेक हो जानी चाहिए और ये न्यूक्लियस से क्या है, बाहर आ जानी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। जनरली हमने ये देखा है कि एटम के अंदर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स किसको बोल रही हूँ मैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को बोल रही हूँ। तो
न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो स्टेबल है और इस न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी दे रहे हैं। स्टेबिलिटी कैसे दे रहे हैं, वो फिर से एक उस टाइम का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि स्टेबिलिटी दे कौन रहा है, इनके बीच में एक ऐसा क्या है, क्या लग रहा है जो इस कोलंबियन फोर्स से भी ज्यादा बड़ा है, मतलब इस कोलंबियन फोर्स को भी ओवरकम कर गया। इतना बड़ा फोर्स कौन सा है। तो बाद में खूब सारे हमने एक्सपेरिमेंट्स किए। उस टाइम तो काफी सारे फोर्सेस नोन थे, जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये नॉन फोर्सेस थे। लेकिन जो नॉन क्वांटिटी नहीं थी, जो नॉन फोर्स नहीं था, वो कौन सा था, वो वही फोर्स था जो इनको स्टेबिलिटी दे रहा है, जो इनको न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखे हुए हैं, इतना स्ट्रॉन्गली बांधे रखे हुए हैं कि जिसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलंबियन रिपल्सिव फोर्स है ये भी काम नहीं कर रहा है। मतलब इतना बड़ा फोर्स है, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है कि ये जो रिपल्सिव फोर्स है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो भी कुछ नहीं काम नहीं कर रहा। तो वो एक्सपेरिमेंट्स से हमें पता चला कि वो फोर्स कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स है वो। यानी कि न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स है जो इन दोनों को रिपेल करने के बावजूद इनको इतना बड़ा फोर्स है कि इन दोनों को बांधे रखे हुए। आप ये सोचो कितना बड़ा फोर्स है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जो रिपल्सन से भी ज्यादा है। ठीक है, तो हमें डिस्कवरी के बाद में पता चला एक ऐसा फोर्स हमारे नोन में आया जो इसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों न्यूक्लियस को न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रोंगली बांधे रखने के लिए। ठीक है, जो इनको न्यूक्लियस के अंदर स्टेबिलिटी दे रहा है, जिससे ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं स्ट्रांगली। ठीक है, तो ये जो सारी थ्योरी है वो न्यूक्लियर फोर्स की है। यहाँ से न्यूक्लियर फोर्स की जो टर्म है वो जनरेट हुई है। ठीक है, यहाँ से ही न्यूक्लियर फोर्स जनरेट हुआ है। इसको स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स भी बोलते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आपको रीजन मिल गया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स से भी ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है ज्यादा, कि जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन है, इनसे भी ज्यादा बड़ा ये फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर इन दोनों न्यूक्लियॉन्स को क्या है, बांधे रखा हुआ है, टाइटली बांधे रखा हुआ है, जो कि अट्रैक्टिव नेचर का है। ठीक है, अट्रैक्टिव तो होगा ही ऑब्वियसली, जो बाइंड अप कर रहा है दो चीजों को, दो न्यूक्लियस को आपस में बांधे रखा है, तो मतलब ये अट्रैक्टिव तो है। ठीक है, तो इसकी ये प्रॉपर्टी हो गई ना कि ये एक ऐसा फोर्स है जो इन दोनों को बांधे रखा हुआ है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स से भी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं किस में आई है, न्यूक्लियर फोर्सेस में। उस टाइम न्यूक्लियर फोर्स की खोज हुई। अब न्यूक्लियर फोर्स में बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे कि हम वैल्यू निकाल सके कि कितना न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच में लग रहा है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वैसे न्यूक्लियर फोर्स निकालने के लिए हमारे पास इन जनरल कोई भी फॉर्मूला नहीं है। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सामने आई हैं जो न्यूक्लियर फोर्स को डिफाइन करती है। तो उन प्रॉपर्टीज से हम जान पाते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स कितना स्ट्रांगली लग रहा है और ये नेचर में नोन है। ठीक है, सो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे हमने एक ग्राफ देखा है पोटेंशियल एनर्जी का रेडियस के साथ में। सो काफी स्टूडेंट्स को इस ग्राफ में कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे लर्न ही नहीं होता कि अट्रैक्ट है कि ये रिपेल कर रहा है, कितनी डिस्टेंस से है। जैसे ये फोर्स बना दिया, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ये क्या शो रहा है, मुझे कभी याद ही नहीं हुआ ये जो ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का रेडियस के साथ में, मुझे कभी भी याद नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने इसको समझा, इसको देखा, इसके बारे में पढ़ा, तब मुझे ये आसान लगने लग गया। तो आपको भी चलिए वो आसान वाली चीज मैं बताती हूँ कि आप इसको कैसे इसको समझ सकते हैं, इसको इस बेस्ट वे में आप इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व को रेडियस के साथ में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आप अगर आपने ये ग्राफ पढ़ लिया अभी तो आप इसको जिंदगी में नहीं भूलेंगे कभी भी, और आपको ये हमेशा याद रहेगा। तो चलिए देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ में ग्राफ, यानी डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ में पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, और उसके रिगार्डिंग न्यूक्लियर फोर्स में वो उससे हमें पता चलेगा कि ये रिपल्सिव है, किस रेंज तक ये रिपल्सिव है, और किस रेंज के बाद में ये अट्रैक्टिव शो करता है, और किस पॉइंट पे आके ये ना तो रिपल्शन शो करता है और ना ही अट्रैक्शन। अब
ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाया है। इसके भी साथ में इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, कहाँ पे कौन सा पॉइंट क्या शो कर रहा है, वो मैंने ड्रॉ किया है। तो चलिए देखते हैं। जब अगर दो न्यूक्लियॉन्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ उनकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या चेंजेस होंगे, वो मैंने इस कर्व से बताया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इस कर्व को समझते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये मैंने कर्व बना दिया। ये जो एक्स एक्सिस पे क्या है, ये इसकी डिस्टेंस है, यानी न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस को मैंने किस पे प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पे। और ये जो वाई एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अब समझते हैं। कुछ मैंने पॉइंट्स मार्क करे हैं। अब इस कर्व को एकदम भूल जाओ, जैसे आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप अब यहाँ से आप अच्छे से समझो कि इस कर्व को ऐसे क्यों, मतलब ये क्या शो कर रहा है और इसको कैसे हम याद रख सकते हैं। अब ये कर्व हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क करे हैं, जैसे 1 2 3। ये क्या शो कर रहे हैं, डिस्टेंस को। और ये डिस्टेंस किस में होती है, फेंटोमीटर में होती है। 1 फेंटोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये एक्स एक्सिस पे मैंने आर पॉइंट मार्क किया, यानी ये रेडियस है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया मैंने इसका पोटेंशियल एनर्जी। अब ये यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो P1 पॉइंट है, ये जो P1 पॉइंट मैंने मार्क किया है, ये लगभग कितना पे है, 1 पे है, यानी 1 फेंटोमीटर पे है ये P1 पॉइंट। तो ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। यहाँ पे क्या, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे जो न्यूक्लियॉन्स है, वो ना तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, ना ही क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो यानी अबाउट 1 फेंटोमीटर, इस 1 फेंटोमीटर पे मैंने ये P1 पॉइंट मार्क कर दिया। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे ना ही तो न्यूक्लियॉन्स के बीच में अट्रैक्शन होगा और ना ही क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे ऊपर, थोड़ा सा यहाँ तक मान लो बढ़ लिया हम, यहाँ जैसे ये राइज हो रहा है ना यहाँ पे थोड़ा। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, थोड़ा तो स्टीपली चेंज आ रहा है। इस डिस्टेंस में यहाँ तक किया मैंने, ठीक है। अब ये लगभग मैंने 1.5 फेंटोमीटर मान ली, इनके बीच का तो 1.5 ही हुआ ना। तो इस P2 पॉइंट पे, इस P2 पॉइंट पे जैसे जैसे डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ रही है ना, 1 फेंटोमीटर से थोड़ी सी बढ़ाने पे ये जो है वो मैक्सिमम अट्रैक्शन शो कर रहा है। इनके बीच में क्या है, न्यूक्लियस के बीच में मैक्सिमम अट्रैक्शन शो कर रहा है इस P2 पॉइंट पे। ये कितनी है डिस्टेंस, लगभग 1.5 फेंटोमीटर में। अब यहाँ पे क्या है, ये मैक्सिमम अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। अब फिर ये डिस्टेंस बढ़ रही है, तो ये क्या कर रहा है, ये एक टाइम के बाद में ये वैनिश होने लग जाती है। तो यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो रहा है, मतलब ये टेंड्स टू 0 हो रहा है, देखो। तो यानी कि इस पॉइंट पे, P2 पॉइंट पे जो लगभग 1 फेंटोमीटर डिस्टेंस पे है, इस P2 पॉइंट पे क्या है, न्यूक्लियॉन्स मैक्सिमम अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। और ये जो 1 फेंटोमीटर डिस्टेंस पे, ये वो पॉइंट है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जहाँ पे न्यूक्लियॉन्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा और कोई भी रिपल्शन नहीं होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि थोड़ा सा बढ़ाने पे, लगभग 1 फेंटोमीटर बढ़ाने पे ये मैक्सिमम अट्रैक्शन शो करेगा। उसके बाद ये कर्व टेंड्स टू 0, ये 0 की तरफ जा रहा है, जो जहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। अब इधर देखो, ये तो इस पॉइंट की लेफ्ट की देख ली। अब ये इसको बीच का पॉइंट मान के चलो आप। अगर आप ऐसे याद नहीं हो रहा है आपको जो मैंने बोला, तो आप एक पॉइंट ले लो जहाँ पे ये बीच का पॉइंट है, ये मिडल पॉइंट। अब इसके लेफ्ट में देखना चालू कर दो क्या हो रहा है, और इसके राइट में देखना चालू कर दो। राइट में तो हमने देख लिया कि लगभग 1.5 फेंटोमीटर तक ये मैक्सिमम अट्रैक्शन शो करेगा। उसके बाद में कर्व जो है वो वैनिश हो रहा है, उसका अट्रैक्शन खत्म हो रहा है, टेंड्स टू 0 हो रहा है। तो इसके बाद का तो आपको देखना ही नहीं है कि मतलब जनरली 2 पॉइंट तक ये कर देता है अट्रैक्शन। उसके बाद में ये जो है वो देखो, इसका अट्रैक्शन खत्म हो जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। अभी हमने राइट वाला तो देख लिया, अब हम इस P1 पॉइंट के लेफ्ट की ओर देखते हैं। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसकी डिस्टेंस कम हो रही है, मतलब 1 फेंटोमीटर से कम हो रही है ना डिस्टेंस। यहाँ पे मान लो 0.8 ले लो,
0.7 ले लो, तो ये क्या कर रहा है, रिपल्शन शो कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है नहीं है, तो रिपल्शन शो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब कुछ डिस्टेंसेस पे ये अट्रैक्शन भी शो कर रहा है और कुछ डिस्टेंसेस पे ये रिपल्शन शो कर रहा है। यानी कोई एक ऐसा पॉइंट भी होगा जहां पे ये कोई ना तो रिपल्शन शो करेगा ना ही अट्रैक्शन शो करेगा, और कुछ ऐसे डिस्टेंस कुछ ऐसी रेंज होगी जहां पे ये मैक्सिमम अट्रैक्शन, जहां तक मैक्सिमम अट्रैक्शन शो कर रहा है। और डिस्टेंस अगर कम करेंगे दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की, डिस्टेंस जैसे जैसे कम करते जाएंगे तो ये स्ट्रॉन्गली रिपेल भी करेगा, रिपल्शन भी शो करेगा। यानी अगर डिस्टेंस हम 1 फेंटोमीटर से कम कर रहे हैं, जैसे ये 1 फेंटोमीटर इतनी डिस्टेंस ले ली, डिस्टेंस अगर हम कम करते जाएंगे, दो न्यूक्लियॉन्स को पास में लेते जाएंगे, तो ये क्या करेगा, रिपल्शन शो करेगा। और जब इसकी डिस्टेंस 1 फेंटोमीटर से थोड़ी सी बढ़ाएंगे, कितनी, लगभग 1.5, 1.6, मतलब 2 तक, 1.5 से 2 तक ये क्या करेगा, मैक्सिमम अट्रैक्शन को शो करेगा। तो ये कर रहा है, और बाद में ये जो कर क्या है, ये वैनिश हो रहा है। तो बस यही आपका पोटेंशियल एनर्जी कर्व है ना, सिंपल। आपको याद हो गया ना ये कि एक ऐसा पॉइंट, पहले क्या करो आप, पोटेंशियल एनर्जी कर्व ड्रॉ कर लो, आपको वो तो बचपन से सिखाया जाता है, वो तो आपको आता ही होगा। फिर एक ऐसा पॉइंट मार्क कर लो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो कौन सा है, P1 पॉइंट। अब इसके लेफ्ट में देखना चालू कर दो, फिर उसके राइट में देखना चालू कर दो। लेफ्ट में देखोगे तो यानी 1 फेंटोमीटर से डिस्टेंस कम करोगे तो ये अट्रैक्शन सॉरी रिपल्शन शो करेगा। दो न्यूक्लियॉन्स को जब 1 फेंटोमीटर डिस्टेंस से कम करोगे, उनको पास पास में लाओगे तो अट्रैक्शन शो करेगा। और जब 1 फेंटोमीटर डिस्टेंस से थोड़ा सा बढ़ाओगे, कितनी रेंज में, 1.5 से 2 तक, तो ये मैक्सिमम अट्रैक्शन शो करेगा, उसके बाद में वैनिश हो जाएगा। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी कर्व हो गया ना याद, अब तो नहीं भूलोगे ना। तो यही है पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो आपको कंफ्यूज करता था। अब ये मैंने इसके कुछ मेन पॉइंट्स देखे हैं, देखिए ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, यही सब चीजें मैंने आपको लिखी है ताकि आपको लर्न रहे, आप जो मैंने ट्रिक आपको बताई है वो आपको अच्छे से याद रहे, आप इसको दोबारा ना भूलें। तो पहला पॉइंट क्या है, एट पॉइंट P1 स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे जो नो रिपल्शन एंड नो अट्रैक्शन, ये पॉइंट कौन सा है, नो रिपल्शन एंड नो अट्रैक्शन पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस अप टू 1.5 फेंटोमीटर, कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, कहाँ तक, 1.5 फेंटोमीटर तक, इट विल शो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन अप टू पॉइंट P2, कि यहाँ इस P2 तक ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन शो करेगा, उसके बाद तो ये वैनिश हो जाएगा। आफ्टर पॉइंट P2 डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स इंक्रीजेस, कि जैसे P2 पॉइंट के बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की, उनका अट्रैक्शन जो है वो वैनिश हो जा रहा है, और यानी टेंड्स टू 0 हो रहा है। ठीक है, फिर है फोर्थ पॉइंट है, न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट स्ट्रॉन्गली अप टू डिस्टेंस 1.5 टू 2.0। ठीक है, आफ्टर दिस रेंज इट स्टार्ट वैनिशिंग, कि ये तो हमने देख लिया, हमने लर्न भी कर लिया कि न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रॉन्गली कहाँ तक लगते हैं, 1.5 से 2.0 तक, उसके बाद तो वो वैनिश होने लग जाता है। कर्व से देख लिया, और आपने सीख भी लिया, और आपने कर्व ड्रॉ करना भी सीख लिया। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी, पोटेंशियल एनर्जी कर्व ड्रॉ करने के लिए, बीच में आप एक ऐसा पॉइंट मान लो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट का है, उसके लेफ्ट में चलो, उसके राइट में चलो, और देखो कहाँ अट्रैक्शन शो कर रहा है और किस पॉइंट पे ये रिपल्शन शो कर रहा है। तो ये आपका किसके बारे में हो गया, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, और हमने पोटेंशियल एनर्जी कर्व ड्रॉ कर लिया। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, कि यानी ये फॉर्मूला तो इसके बारे में कुछ है नहीं, लेकिन कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज है जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में कितना न्यूक्लियर फोर्सेस लग रहा है। इनको मैग्नीट्यूडली तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पर तो देख ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। पोटेंशियल एनर्जी कर्व देखने के बाद चलिए हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। ये क्या है, ये मैंने जो बोर्ड पे लिखी है इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो चलिए वन बाय वन एक एक प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव इन नेचर, ये आपको पता चल गया, ये अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव क्यों है, क्योंकि ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच का जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स से भी ज्यादा है। ठीक है, जो इनको रिपल्सन से भी ज्यादा बड़ा फोर्स हो गया ना, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, इसलिए ये अट्रैक्टिव इन नेचर, ये अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट कर रहा है तभी तो न्यूक्लियस के अंदर इन न्यूक्लियस को बांधे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव इन नेचर है। फिर सेकंड है शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस है। शॉर्ट रेंज फोर्सेस कैसे, दो न्यूक्लियॉन्स जो कुछ ही डिस्टेंस पे ये एप्लीकेबल रहता है, वो डिस्टेंस कौन सी है, लगभग 1.5 से 2.0 की। अगर इस डिस्टेंस के बीच में दो न्यूक्लियॉन्स है आपस में,
बंधे हुए हैं तो उन्हीं के बीच में ये अट्रैक्शन शो करता है और उसके बाद में ये क्या कर देता है, इसका अट्रैक्शन खत्म होने लग जाता है। जैसे न्यूक्लियर रेंज कितनी है 10⁻⁻15 कि इस न्यूक्लियर रेंज से बाहर जाते ही यानी 1 फेम्टोमीटर के बाद में थोड़ा सा बाहर जाते ही इस रेंज से कुछ ही डिस्टेंस तक ये रहते हैं, न्यूक्लियर रेंज से बाहर जाते ही ये अपना अट्रैक्शन खो देते हैं। ठीक है, इसलिए ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। फिर नेक्स्ट है चार्ज इंडिपेंडेंट कि ये चार्ज से इंडिपेंडेंट नहीं होता। कौन सी है, चार्ज इंडिपेंडेंट। तो चार्ज इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी को समझने के लिए चलिए देखते हैं। 1s3 ले लिया मैंने और 2he3 ये ले लिया। अब इसमें प्रोटॉन कितने 1, न्यूट्रॉन कितने हैं 2। इसमें प्रोटॉन कितने हैं 2, न्यूट्रॉन कितने हैं 1। अब ये तो चार्जलेस है, इसको छोड़ो। ये जैसे प्रोटॉन है, इस पे चार्ज कम है, इस पे चार्ज ज्यादा है क्योंकि 2 प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा हो गया, तो इस पे जिस पे ज्यादा चार्ज है उस पे ज्यादा फोर्स लगना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, चार्ज सेम लगता है। इन दोनों के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो सेम लगेगा, चाहे उससे चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, चाहे इस पे 3 प्रोटॉन हो, 5 प्रोटॉन हो, 50 प्रोटॉन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यही इसकी प्रॉपर्टी है कि ये जो है चार्ज इनका चाहे कुछ भी हो, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स जो है दोनों के बीच में, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में क्या लगेगा, सेम लगेगा। जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में सेम लगेगा, न्यूट्रॉन ये चार्जलेस है, इनके बीच में सेम लगेगा, तो चार्ज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट। फिर नेक्स्ट है स्पिन डिपेंडेंट कि स्पिन पे कैसे डिपेंड करते हैं, चलिए देखते हैं। स्पिन डिपेंडेंट जैसे ये बना लिए न्यूक्लियस, 2 केस ले लिए, इसमें प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन है, इसमें प्रोटॉन है इसमें न्यूट्रॉन है। अब इस प्रोटॉन की स्पिन मान लो मैंने अप स्टेट ले ली, इसकी अप ले ली, इसमें इसकी अप ले ली, इसमें डाउन स्टेट ले ली स्पिन। ठीक है, तो अब ये दोनों अप में इनकी स्पिन दोनों की पैरेलल है, तो ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी को शो करेंगे। ठीक है, अब इसमें इस प्रोटॉन की स्पिन अप में है और इस न्यूट्रॉन की जो स्पिन है वो डाउन है, तो ये एंटी पैरेलल स्पिन हो गई ना, तो इसलिए ये स्टेबिलिटी लेस स्टेबिलिटी शो करेंगे। ठीक है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं वो स्पिन पे डिपेंड करते हैं, स्पिन पे भी डिपेंड करते हैं और उसकी आइसोस्पिन पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सचेंज बिहेवियर कि एक्सचेंज बिहेवियर को कैसे शो करते हैं कि जब 2 न्यूक्लियॉन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, 2 न्यूक्लियॉन्स जब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में चार्ज भी एक्सचेंज होगा, इनके बीच में स्पिन भी एक्सचेंज होगी। ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये एक्सचेंज बिहेवियर को शो कर रहे हैं। एक्सचेंज बिहेवियर को शो करने के लिए एक युकावा की मेसोन्स थ्योरी आई थी, उससे हम इस एक्सचेंज बिहेवियर को डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन जब हम ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में पढ़ रहे हैं तो हमें इतना थ्योरी में डीपली घुसने की नीड नहीं है, हमें ये प्रॉपर्टीज 1 बाय 1 याद होनी चाहिए। तो डिटेल में इतना ज्यादा इसका डिस्कशन हम कोई नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। एक्सचेंज बिहेवियर को शो करने के लिए जो युकावा की मेसोन थ्योरी थी उसका हम कभी डिटेल में वीडियो बना लेंगे, लेकिन अभी आप ये प्रॉपर्टीज इनको ये आपको लर्न होनी चाहिए। डायरेक्टली इन पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया न्यूक्लियर फोर्स की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो उनमें सारे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। एक कोई ऑप्शन ऐसे मिलेगा कि जैसे न्यूक्लियर फोर्सेज और सेंट्रल फोर्सेज, तो वही मामला गड़बड़ हो गया ना। अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगी तो थ्योरी धरी की धरी रह जाएगी, इसलिए आपको ये डायरेक्टली प्रॉपर्टीज याद कर लो। फिर आया नॉन सेंट्रल, चलो नॉन सेंट्रल बाद में देखते हैं। फिर है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। ये स्ट्रॉन्गेस्ट तो है ही ऑब्वियसली। स्ट्रॉन्गेस्ट किस लिए है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम्बियन फोर्स से भी ज्यादा बड़ा है ना, तो इसलिए तो स्ट्रॉन्गेस्ट तो है ही, जो 2 न्यूक्लियस को रिपल्सन के बावजूद उनको बांधे रखा हुआ है आपस में, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। अब 8th पॉइंट है सैचुरेशन प्रॉपर्टी। सैचुरेशन प्रॉपर्टी कैसे, जैसे 2 न्यूक्लियस की कुछ ही डिस्टेंस, जैसे एक इसके बाजू में ही एक इस पे, ये दूसरा न्यूक्लियन, ये तीसरा, ये चौथा, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा, इन दोनों के बीच में कम होगा, इनके बीच में लेस मतलब होता बहुत कम हो जाएगा। तो ये क्या है, सैचुरेशन है इन दोनों के बीच में, कि ये कुछ ही डिस्टेंस लग पाते हैं, उसके बाद में इनका वैनिश हो जाता है। और हम वैसे भी देख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व से कि मास नंबर A = 16 के बाद में 20 अप टू 56, ठीक है, जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है वो कांस्टेंट रहता है ना, ऐसे वो, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो
उससे हम देख सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी में एक सैचुरेशन आ जाता है। तो उसी वैसे ही हम बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज है, उसका जो न्यूक्लियर बिहेवियर है, न्यूक्लियर फोर्सेज, वो भी क्या है, सैचुरेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं कि यानी कुछ ही डिस्टेंस तक ये लग पाते हैं जब दो पास के न्यूक्लियस के बीच में मैक्सिमम होता है और उसके बाद में नहीं लग पाता था, यानी ये सैचुरेशन शो करता है। फिर आता है नॉन सेंट्रल फोर्सेज, कि न्यूक्लियर फोर्सेज जो है वो क्या होते हैं, नॉन सेंट्रल नेचर के होते हैं। अब नॉन सेंट्रल पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि सेंट्रल फोर्सेस कौन से होते हैं और नॉन सेंट्रल फोर्सेस कौन से होते हैं। अब देखते हैं हम नॉन सेंट्रल फोर्सेस। नॉन सेंट्रल फोर्सेस देखने से पहले हम ये देखेंगे कि जो ये क्या होते क्या हैं। आपने ये भी सुना होगा ना सेंट्रल फोर्सेस, और इसके बाद में हमने ये देखा नॉन सेंट्रल फोर्सेस। तो सेंट्रल फोर्सेस कौन से होते हैं? सेंट्रल फोर्सेस वो होते हैं, these are the forces which is directed along the line joining between the ऑब्जेक्ट एंड द ओरिजिन। कैसे? जैसे मैंने कोई भी चार्ज ले लिया Q1 और यहाँ पे ले लिया मैंने कोई भी चार्ज Q2। अब ये Q1 जो है वो इस पे चार्ज लगा रहा है, ये इस पे चार्ज लगा रहा है, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है वो इसी लाइन के अलोंग तो होगी ना। वही तो बोल रहे हैं, इट इज द फोर्स विच इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ओरिजिन। इसको क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल फोर्सेज। इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सर्कुलर। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं हम नॉन सेंट्रल फोर्सेस देखते हैं। नॉन सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं? इनकी डेफिनेशन ये सेंट्रल के जस्ट रिवर्स होते हैं। नॉन दीज आर द फोर्सेस which is not directed along the line joining between the object and the origin। ठीक है, जैसे इस न्यूक्लियस के अंदर है, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, काफी प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में निकालो, इन दोनों के बीच में निकाल लो, तो ये इसकी जो वो है लाइन जॉइनिंग, वो किस पे, ऐसे तो नहीं आएगी, इसी लाइन के अलोंग। ठीक है, जो लाइन जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो एक ही लाइन के अलोंग तो नहीं आएगी, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? दीज आर द नॉन सेंट्रल फोर्सेज। नॉन सेंट्रल फोर्सेज में एग्जांपल कौन से होंगे? सबसे पहला न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और जैसे दो वायर्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वो इनसाइड भी होता है, आउटसाइड भी होता है। इसकी वजह से इस पे इनसाइड, इसकी वजह से इस पे आउटसाइड, तो ये बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये एक ही लाइन के अलोंग थोड़ी है इसकी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन, अंदर बाहर बाहर अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? नॉन सेंट्रल फोर्सेज बोल रहे हैं। सो ये हमारा टॉपिक हो गया फिनिश। आज हमने क्या पढ़ा है? न्यूक्लियर फोर्सेज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये आपकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, हमने न्यूक्लियर फोर्सेज को भी काफी अच्छे डिटेल में देखा है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।